सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने यूनिट टेस्ट 1 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, पेपर होने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ईमानदारी से पेपर देना है। बेटा, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। सुंदर और साफ लेख का प्रयोग करना है। दोनों तरफ पेज पर आपको लाइनें लगाकर पेपर पूरा करना है, ठीक है। और पीडीएफ बनाकर आपको मेरे पास सेंड करनी है। इतना सा काम करना है बच्चों। बेटा, आज हम जो पाठ का पठन करेंगे वो है सांवले सपनों की याद। सांवले मीन्स धुंधले, सपनों की याद, सपनों की याद आना। इसके जो लेखक हैं जाबिर हुसैन जी हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो ये पाठ है ये 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, अब इसमें किस विज्ञान के बारे में बात हो रही है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, ठीक है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी क्या होता है छात्रों? गति और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। छात्रों, ये आपने थोड़ा सा सालिम अली के बारे में जाना। अब मैं पाठ का आरंभ करती हूँ। आपको अपनी पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठनी है। जहाँ आपको लगे कि रेखांकित करना है उसको रेखांकित करोगे, ठीक है। और ध्यानपूर्वक बेटा पाठ को सुनोगे। यह एक संस्मरण है जो लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। आघात में दुख पहुंचा, चोट पहुंची। इसलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा। जब उनकी सालिम अली की मृत्यु हो जाती है उसके तुरंत बाद लेखक ने इस संस्मरण को लिखा। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है। सांवला शब्द बेटा किसके लिए है? दुख की अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे। और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने भी दफन होते जा रहे हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे। शव यात्रा में जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस डेड बॉडी को लेकर जब जाते हैं उसमें हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सैलानी क्या होता है? घूमने फिरने वाले लोग की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हो। अंतहीन जिसका कोई अंत ना हो। यह उनका आखिरी सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा है। अब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को कभी वापस नहीं ला सकता। इसमें बताया गया है छात्रों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है हम कोई भी उसको वापस नहीं लेकर आ सकता, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं दवाई लेकर, पैसा हम पुनः पा सकते हैं, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो हम मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, भले आप कितनी ही कोशिश कर लो। इसलिए उनकी यादें हमेशा लोगों को कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें याद करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो लोग हमें याद नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्मों को कीजिए।
तो और कभी कभी दुख भी पहुंचाती है। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है। सांवले सपने किसको कहा गया है? कि जब इंसान जाता है, उसकी यादें रह जाती है। वो यादें कभी हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, और कभी कभी दुख भी पहुंचाती है। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, क्या कहते थे? हम प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आगे लेखक कहते हैं कि पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान पर या दिमाग में आ जाता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण की याद खुद व खुद आ जाती है। ठीक है, वृंदावन गए हो ना आप लोग, तो वहाँ पर क्या याद आता है? हमें कृष्ण की याद आती है। और जब पक्षियों की बात आती है तो सालिम अली का नाम याद आता है। वृंदावन में जब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या अपनी मधुर मुरली की धुन से ग्वाल बालों को मोहित किया होगा, यह किसी ने नहीं देखा। मगर आज भी वृंदावन का नाम आते ही कृष्ण का ध्यान खुद ब खुद आ जाता है, अपने आप ही नाम आ जाता है छात्रों। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसको छात्रों रेखांकित करना है, वृंदावन और कृष्ण। उसके बाद लेखक सलीम अली के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सलीम अली दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे। अब उनके बारे में बताया गया है कि सलीम अली कैसे व्यक्ति थे? दुबले थे, पतले थे और मरियल से व्यक्ति थे। मरियल से यहाँ पर किस लिए प्रयोग किया गया? बिल्कुल पतले से थे। सलीम अली ने बहुत अधिक यात्राएं की, जिससे उनका शरीर थक चुका था। सफ़र करते करते जैसे हम लोग थक जाते हैं, इसी प्रकार जो सलीम अली थे उनका शरीर भी थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था, लेकिन पक्षियों को खोजने व उनके बारे में जानने के लिए दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी रहती थी। वो दूरबीन अपने हैंग करके रखते थे गर्दन में, तो जिससे पक्षियों को देखा जा सके। ठीक है, और उनकी आंखें हमेशा दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ही ढूंढती रहती थी, क्योंकि उनको पक्षी प्रेमी कहा जाता है। और उन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हमारी आंखें उनको ही ढूंढती हैं। ठीक है, उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता हुआ अद्भुत संसार दिखाई देता था। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बना। छात्रों, बेटा इसको आपको रेखांकित करना है। उनकी मृत्यु कैसे हुई बताइए? कैंसर से। 100 वर्ष की आयु पूरा करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। 100 वर्ष होने ही वाले थे, उससे पहले ही वो चल बसे। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। इसको छात्रों रेखांकित करना है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। सहपाठी मीन्स साथ में पढ़ने वाली। सलीम अली को बर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है। छात्रों इसको रेखांकित करो। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? बर्ड वाचर। सलीम अली के बर्ड वाचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दरअसल बचपन में उनके मामा ने उन्हें उपहार स्वरूप एक ईयर पिस्टल ला कर दी। एक दिन हंसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत में बैठी एक गोरैया को उस एयर गन से निशाना बनाया।
जिससे गोरैया घायल होकर नीचे गिर गई। छात्रों, ये हंसी हंसी में उन्होंने किया और वो जो गोरैया थी, जो चिड़िया थी, वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। घायल गोरैया को देखकर सलीम अली को बहुत दुख होता है। उसके बाद उन्होंने गोरैया की खूब देखभाल की। नीले पंखों वाली उस गोरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया। जो हंसते हंसते उनके एयर गन से जो गोरैया मरी, उसी गोरैया के याद में ही उन्होंने सारा जीवन बिता दिया। उनका सारा जीवन ही बदल गया और वो बर्ड वाचर बन गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ द स्पैरो में किया है। इसको रेखांकित करना है। उन्होंने इस घटना का जिक्र किस में किया है? अपनी आत्मकथा में फॉल ऑफ अ स्पैरो में किया है। लेखक को सलीम अली को देखकर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है। अंग्रेजी के उपन्यासकार कौन है? लॉरेंस। क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। जिस प्रकार सलीम अली प्रकृति प्रेमी थे, उसी प्रकार लॉरेंस भी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई, तब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पत्रकारों ने पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तब फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया? छात्रों, मुझसे ज्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे घर पर बैठी गोरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें छत पर बैठी गोरैया व प्रकृति से ही अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। ठीक है छात्रों, समझ आ रहा है ना बेटा? ये आगे पढ़ो। ओके। लॉरेंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है। लॉरेंस हमेशा क्या कहते थे? कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। शाखाएं क्या होती हैं छात्रों? टहनियाँ। यहाँ पर लॉरेंस यह कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति व पशु पक्षियों को बचाने के प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि सलीम अली पक्षी जगत में एक सागर की तरह थे। जो पक्षी जगत में थे वो कैसे थे? एक सागर की तरह थे, न कि टापू की तरह। सागर मीन्स जो चलता रहता है, टापू क्या होता है? जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, फुटपाथ जो बन। क्योंकि टापू की अपनी सीमाएं होती हैं और सागर असीमित होता है। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। टापू की अपनी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होती हैं, और सागर अनलिमिटेड होता है। सलीम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना चाहते थे और वो इस सिलसिले में उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। छात्रों, इसको रेखांकित करो। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना बहुत जरूरी है। रेगिस्तानी मीन्स मिट्टी वाली जगह से, वरना साइलेंट वैली उजड़ जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तूफान के बाद पक्षी उस तरफ रुख नहीं करेंगे। अगर तूफान आ जाएगा तो पेड़ टूट जाएंगे और पक्षी कहाँ जाएंगे, और जानवर भी वहाँ से पलायन कर जाएंगे, मीन्स चले जाएंगे, और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। किसके बारे में बात हो रही है? साइलेंट वैली के बारे में छात्रों। इसलिए साइलेंट वैली को बचाना जरूरी है। चूंकि चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे छात्रों, इसलिए यह बात सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आज पक्षी प्रेमी सलीम अली जिंदा नहीं है, तो अब इन पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सभी पक्षी प्रेमियों और अन्य लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब सलीम अली हमारे बीच नहीं रहे। छात्रों, ये आपने जो पाठ था सांवले सपनों की याद, इसका सारांश आपने सुना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारांश समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली कालांश में एक नए प्रकरण के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बेटा
अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए। धन्यवाद छात्रों।